Okay, so this is chapter 12 suppositories, inserts and sticks from Ansel और इसके बारे में जो भी समरी वगैरह है वो मैं भी आपको डिलीवर कर देता हूँ कि ओवरऑल इस चैप्टर में बताया क्या गया है, व्हाट आर द की पॉइंट्स इन दिस चैप्टर। suppositories जैसे कि मैंने बताया था कि इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। ये बहुत ही पॉपुलर नहीं है, ये आम तौर पे यूज़ नहीं की जाती, बल्कि ये इट यू कैन से दैट दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म जो कि स्पेशल पेशेंट्स के लिए दी जाती है, या जीरियाट्रिक्स होते हैं या फिर बच्चों को दी जाती है सपोजिटरीज। इसके बारे में जो उन्होंने बात की थी कि व्हाट वर द थ्री रीजंस टू प्रिपेयर सच अ डोजेज फॉर्म। द थ्री रीजंस वर टू प्रमोट डेफिकेशन लाइक इन कॉन्स्टिपेशन, टू इंट्रोड्यूस ड्रग्स इनटू द बॉडी क्योंकि रेक्टल रूट इज कैपेबल ऑफ स्किपिंग द फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है, इसी वजह से हम इनमें वो वाले ड्रग्स भी ऐड कर सकते हैं जो कि फर्स्ट पास इफेक्ट को स्किप करके डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएंगी। दिस वाज द सेकंड रीजन। थर्ड was to treat anorectal diseases like local infections, local problems, malignancies, benign tumors, colorectal cancers, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी ट्यूमर्स हो सकते हैं। तो हम जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं रेक्टम के, हम उनको ठीक करने के लिए सपोजिटरीज बनाई गई थी। अब ये जो तीनों रीजंस हैं ये सिर्फ एक ही रूट को यहाँ पे शो कर रही हैं, दैट इज द रेक्टल रूट। ठीक है, सो दिस वाज द प्रिमिटिव रूट जिसकी बेस पे बनाई गई थी। उसके बाद इसमें एडवांसेस आती गई और फिर वजाइनल और यूरेथ्रल रूट को भी यूज़ किया गया, और वो भी अब सपोजिटरीज के हेडिंग में ही आ रही हैं। सपोजिटरीज क्यों दी जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जेरियाट्रिक्स में दी जाती हैं या बच्चों को दी जाती हैं, तो बेसिकली वो ये पॉइंटिंग टूवर्ड्स द कंप्लायंस के ऐसा रूट हो जो कि कंप्लायंट हो। ठीक है, कैसे कि कोई पेशेंट है जिसका ओवरऑल जो रूट है वो कंप्रोमाइज हो गया, इनएडवाइजेबल है या वो नहीं ले सकता, या कोई ऐसा साइकेट्रिक पेशेंट है जो कि नॉन कंप्लायंट है। मेंटल हॉस्पिटल में जिस तरीके से होता है कि वो ओरल मेडिकेशन नहीं दे सकते क्योंकि पेशेंट नॉन कंप्लायंट होता है, सेंसेस में नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से उन पेशेंट्स को हम देते होते हैं सपोजिटरीज। नेक्स्ट इज इतना पॉपुलर रूट नहीं है, पेशेंट डिग्निटी का इशू होता है, इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, कॉमन डोजेज फॉर्म नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज द हॉस्पिस पेशेंट्स और द हॉस्पिस केयर। हॉस्पिस केयर is the care given to the patient, his or her caretaker, and family members by a team of doctors, nurses, social workers, and psychiatrists या psychologists। okay? वो क्या करते हैं, जितनी भी टीम होती है ये सिर्फ पेशेंट नहीं बल्कि इसके फैमिली मेम्बर्स को भी केयर प्रोवाइड करते हैं। केयर इन द सेंस ऑफ मेंटल सपोर्ट, हेल्थ सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, किसी तरह की भी सपोर्ट जो प्रोवाइड करेंगी, तो उसे हम बोलते हैं हॉस्पिस केयर। और वो जो पेशेंट होता है वी कॉल हिम एज हॉस्पिस पेशेंट्स, उन्हें हम हॉस्पिस पेशेंट्स बोलते होते हैं। सो दिस वाज अबाउट द हॉस्पिस केयर, और ये ज़्यादातर वही पेशेंट्स होते हैं जो कि टर्मिनली इल होते हैं, मींस दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी क्रॉनिक कंडीशंस, या बिल्कुल उनकी लाइफ एंड डेथ का मैटर होता है, लाइक दे हैव जस्ट 4 to 6 months ऑफ लाइफ लेफ्ट, उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। तो वो जो उस 4 to 6 मंथ होते हैं उनमें पेन को ख़त्म करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए या ईज प्रोवाइड करने के लिए केयर प्रोवाइड की जाती है, उसे हम हॉस्पिस केयर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऐसी डोजेज, ऐसी ड्रग्स जो कि ओरली अगर प्रोवाइड की जाएंगी तो वो इरिटेशन कॉज कर सकती हैं, वॉमिटिंग, नोजिया वगैरह कॉज कर सकती हैं, उनको हम सपोजिटरीज की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। पीडियाट्रिक पेशेंट्स को हम दे सकते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो टैबलेट्स भी नहीं ले सकते, अक्सर औकात उनको इंजेक्शन वगैरह भी, इंट्रावेनस इंजेक्शन से भी फोबिया होता है चिल्ड्रन को, उनको भी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। Then comes the definition of suppository. What is a suppository? It is basically a solid dosage form in which one or more APIs are dispersed in a suitable base and molded or otherwise formed into a suitable shape for insertion to the rectum to provide local or systemic effect. ठीक है, ये इसके मैकेनिज्म में ही आगे आ जाएगा कि किस तरह की बेस करते हैं। सपोजिटरी बेस को मेल्ट करके उसके अंदर सारे हम एपीआईज वगैरह ऐड कर देते हैं, उसको हम सॉलिडिफाई कर देते हैं, फिर वो
यूज़ के लिए उसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, रेक्टम में या वेजाइना में या यूरेथ्रा में। उसके बाद here is the word that is लैटिन वर्ड से निकला सपोनेयर, इसको हम कहते हैं टू प्लेस अंडर। मेडिकेशन स्टिक्स भी हैं, इंसर्ट्स भी हैं, ये सारे सपोजिटरी के हेडिंग के अंदर ही आ रही हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है कि रेक्टल सपोजिटरीज जो होती हैं उनकी शेप किस तरह से होती है, ये सारी आप लोगों ने रीड की हुई है। एंड देन इज यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अडल्ट सपोजिटरीज किस तरह की होंगी, यूरेथ्रल सपोजिटरीज हैं, इंसर्ट्स हैं, वजाइनल इंसर्ट्स हैं। वजाइनल इंसर्ट्स को हम कह रहे थे कि पेसरीज बोलते हैं इनको, ठीक है। यूरेथ्रल को हम बोगीज बोलते हैं। सो दिस वाज अबाउट जनरल कंसेप्ट ऑफ सपोजिटरीज नाउ-अ-डेज। आजकल हम सपोजिटरीज को क्या कह रहे हैं, वही आर यूजिंग थ्री रूट्स फॉर द सपोजिटरीज। पहले सिर्फ एक ही रूट की बात होती थी, दैट इज अ रेक्टल रूट। ओके, नेक्स्ट जो मेजर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, दिस इज द यूजेस व्हाई अ सपोजिटरी वाज प्रिपेयर्ड इन द फर्स्ट थिंग। ठीक है, तीन रीजंस तो हमने पढ़ ली हैं। इसके अलावा उन तीन रीजंस को एलैबोरेट करके हम देखते हैं कि सपोजिटरी बनाई क्यों गई थी बेसिकली। सबसे पहली बात हो कि फर्स्ट पास इफेक्ट को हमने अवॉइड करना था, कर दिया। ठीक है, हमें पता लग गया कि ये डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रोवाइड हो रही है रेक्टल रूट से। ड्रग स्टेबिलिटी, ऐसी ड्रग जो कि ओरल रूट से अगर दी जाएंगी तो वो डिग्रेड हो सकती हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, सपोजिटरी की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिग्रेडेशन बेसिकली गैस्ट्रिक डिग्रेडेशन की बात की गई है। मींस कि वो वाले ड्रग जो कि एसिड लेबाइल हैं, जो कि एसिड में ख़राब हो सकती हैं, डिग्रेड हो सकती हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में, उनको हम ओरल रूट से प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उनको हम सपोजिटरी बना के एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लार्जर डोजेस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू सपोजिटरी। कैसे, अगर कोई ऐसी डिजीज़ है, कोई बीमारी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको मल्टीपल टाइम डोजिंग करनी पड़ती है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट कंप्लाइंट नहीं होता, वो कहता है कि ये क्या, अब मैं इसकी 5 गोलियां क्यों खाऊं, ठीक है, या ये मैं इतना सारा सिरप क्यों पीऊं। तो मीन्स पेशेंट की कंप्लायंस को देखते हुए हम लार्जर डोजेज एडमिनिस्टर नहीं कर सकते थ्रू द ओरल रूट। उसके लिए क्या होता है कि सपोजिटरीज इज़ द बेस्ट डोजेज फॉर्म जिसमें हम ज़्यादा डोज वाले ड्रग को भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन कम्स एसिड ड्रग्स जो कि इरिटेटिंग हो सकती हैं, उनका टेस्ट और स्मेल और ऑर्डर जो है ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, उनको हम सपोजिटरी की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चों को जिनको फियर ऑफ इंजेक्शन हो, जैसे कि मैंने कहा है कि बच्चों को फोबिया हो सकता है इंजेक्टेबल से, तो उनको भी हम ऐसे सपोजिटरी प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी नोज़िया वॉमिटिंग के बाद पहले ऊपर आ चुकी है। रैपिड इफेक्ट को हम अचीव कर सकते हैं जस्ट लाइक एन इंजेक्शन, क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन में ड्रग पहुंच रही है और इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप लोग दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी यूजेस आप लोग देख रहे हैं, ये यूजेस पॉइंट किस चीज़ को कर रहे हैं, ये यूजेस और एप्लीकेशन बेसिकली दीज आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स, मोस्टली टूवर्ड्स वन रूट, दैट इज़ द रेक्टल रूट। यहाँ पे वजाइना और यूरेथ्रल रूट की बात नहीं की जा रही। अगर की भी जा रही होगी तो मैक्सिमम यही होगा कि जिस तरह पेशेंट्स वगैरह हैं या चिल्ड्रन हैं उनको हम दे रहे हैं, तो उसमें ये कि ओरल रूट से हम नहीं दे सकते। जो बाकी बातें की जा रही हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट और ये सारी जो चीज़ें लार्जर डोजेज हैं या ड्रग स्टेबिलिटी की बात आ रही है, तो ये बेसिकली ये सारी जो बातें हैं ये रेक्टल रूट की तरफ पॉइंट कर रही हैं। सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन सपोजिटरी के थ्रू सिर्फ रेक्टल रूट में हो सकती है। ठीक है, रेक्टल रूट में ही सिर्फ फर्स्ट पास इफेक्ट को स्किप किया जा सकता है। तो ये जितने भी एप्लीकेशन हैं ज़्यादातर रेक्टल रूट की तरफ पॉइंट कर रही हैं हमें। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सपोजिटरीज, सपोजिटरीज की लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं। सपोजिटरीज जैसे कि मैंने कहा है कि इट इज़ नॉट अ पॉपुलर सोर्स, पॉपुलर डोजेज फॉर्म अमंग द कम्युनिटी। इसलिए इसमें क्या होता है कि इसकी बड़ी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। बस थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही फार्मूला है, एक ही तरह की सपोजिटरी बन रही होगी, अडल्ट्स के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, हर तरह के लिए, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो क्या होगा कि अब हमारे पास डोजिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, देयर इज़ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रिगार्डिंग डोजेज। ठीक है, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर हमने बच्चों को देनी है और हमारे पास अवेलेबल उस ड्रग की सिर्फ एक अडल्ट डोज ही पड़ी है, तो हमें नए सिरे से दोबारा से सपोजिटरी बनानी पड़ेगी। और जब आप न्यू सपोजिटरी खुद से बनाएंगे, ऑन डिमांड बनाएंगे, तो इट
कैन बी एक्सपेंसिव, ठीक है, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। सो दिस इज अ सेकंड लिमिटेशन बेसिकली। थर्ड वन क्या है कि डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम ये वाला रूट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स? कोई ना कोई लोकल कंडीशन हो सकती है, कोई ना कोई एनोरेक्टल लीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि सपोस्ट्री को हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकेंगे। कोई हो सकता है कोलोरेक्टल कैंसर हो जाए, या हो सकता है कोई ज़ख़म हो जाए, हेमोरॉइड्स हो जाए, किसी भी वजह से हम सपोस्ट्रीज को यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉर्मुलेशन ऑफ अ ड्रग विद अ नैरो थेराप्यूटिक मार्जिन, मींस वो वाले ड्रग जो कि पोटेंट हैं, ठीक है, जिनकी पोटेंसी बहुत ही कम है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पोटेंट ड्रग हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनको हम यहाँ से इस रूट से प्रोवाइड नहीं कर सकते कि उनमें टॉक्सिसिटी का चांस बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर वो अब्रप्टली रिलीज होगी तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट इज द शेप, द शेप की वजह से भी सपोज कि कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। डेफिकेशन की वजह से क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन इंटरप्ट हो सकती है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन से जो रेक्टम का सरफेस एरिया वो बहुत कम होता है, ठीक है, रेक्टम का जो सरफेस एरिया वो बहुत कम होता है। सेकंड पॉइंट इज है रेक्टम में जो वाटर कंटेंट होता है वो भी कम होते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये दो फैक्टर्स हैं, दीज कैन इंटरफेयर विद द ड्रग एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टेमिक सिस्टम। नेक्स्ट इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिग्रेडेशन। रेक्टम का अपना माइक्रोफ्लोरा होता है जो कि डिसरप्ट या डिग्रेड कर सकता है जो भी उसको एडमिनिस्टर की गई है सपोस्ट्री वगैरह को। उसके बाद वाला जो पॉइंट है हमारे पास, इट कम्स एज द डोज ऑफ अ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन मे बी ग्रेटर देन और लेस देन द डोज द सेम ड्रग गिवन ओरली। अब यहाँ पे ये पॉइंट डिफर कर रहा है कि ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर तो पोटेंट है, अगर हमें पता लग गया कि बहुत ही अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो रही है और डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो रही है, इसमें फर्स्ट पर इफेक्ट नहीं आ रहा, तो मीन्स हमें ड्रग कम चाहिए, हमें उस एपीआई जो है वो कम यूज़ करना होगा। और अगर तो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उसकी एब्रप्ट रिलीज हो रही है या वो लीकेज हो रही है सपोजिटरी की, तो मीन्स वी हैव टू ऐड मोर ड्रग, हमें ज़्यादा ड्रग ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी पड़ेगी ताकि जो इस तरह के फैक्टर्स हैं, लीकेज वगैरह के फैक्टर्स हैं, वो हम आउट कम कर सकें, आउट थ्रो कर सकें उनको। इसके बाद हमारे पास आते हैं लोकल एक्शन और सिस्टेमिक एक्शन। लोकल एक्शन में मैंने बता दिया कि लोकली हमने वहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड करना है। रेक्टल रूट में लोकली किस तरह रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे मेन जो हमारी फर्स्ट रीज़न है दैट इज़ अ डेफिकेशन। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए वी कैन प्रोवाइड लेक्सेटिव्स जो कि ग्लिसरीन सपोजिटरीज हैं, दीज आर बेसिकली दीज कॉज लैक्सेशन। ग्लिसरीन जो है इट इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल और ये बेसिकली क्या करता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन को जब इरिटेशन मिलेगी तो क्या होगा कि वो म्यूकस सिक्रीट करेगी एंड दस इट एक्ट एज अ लैक्सेटिव एजेंट। इसके अलावा जो रेक्टल सपोजिटरीज लोकल एक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं वो कोलोरेक्टल कैंसर्स वगैरह में यूज़ की जा सकती हैं, या कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करवाने के लिए यूज़ की जा सकती हैं, या फिर हेमोरॉइड्स वगैरह के लिए यूज़ की जा सकती हैं। तो इसमें पॉइंट ये आ रहा है कि सपोजिटरी के अंदर एक से ज़्यादा एपीआईज हो सकते हैं, सिर्फ शर्त ये है कि वो एपीआईज आपस में कंपैटिबल हों, दे मस्ट बी कंपैटिबल विद ईच अदर। नेक्स्ट इज हमारे पास वजाइनल सपोजिटरीज हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे यूज़ की जा सकती हैं या फेमिनिन हाइजीन के लिए यूज़ की जा सकती हैं, या इसके अलावा कोई अगर पैथोजेंस वगैरह हैं उनको फाइट करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं, लाइक फंगल इन्फेक्शन हैं या एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं तो उनके लिए यूज़ की जा सकती है। यूरिथ्रल सपोजिटरीज भी सेम पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, एंटी बैक्टीरियल, एज एन एंटी बैक्टीरियल या लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर उनको यूज़ किया जाता है। सिस्टेमिक एक्शन के लिए क्या होता है, सिस्टेमिक एक्शन हमें बता रहा है कि वी डू नॉट नीड अ लोकल एक्शन, हमें रेक्टल या वजाइना के अंदर हमें प्रोवाइड नहीं करना। यहाँ पे रेक्टल की रूट की बात आएगी, तो हमें चाहिए सिस्टेमिक एक्शन मींस वी नीड द ड्रग इनसाइड द बॉडी, हमें बॉडी के अंदर चाहिए, और हो सकता है शोल्डर्स में चाहिए, हेड में चाहिए, कहीं पे भी चाहिए। तो मींस वी डू नॉट रिक्वायर अ लोकल एक्शन। अब उसके लिए क्या होगा, कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ज़्यादातर एर्गोटामिन टार्ट्रेट है जो कि माइग्रेन के लिए यूज़ की जाती है, माइग्रेन के लिए मींस हेडेक्स को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। इंडोमेथासिन है जो कि एनसेड है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, मींस फीवर के लिए है। ऑर्डनसेटोन है जो कि नोज़िया या वॉमिटिंग के लिए यूज़ की जाती है ड्रग, ठीक है। इस तरह की काफ़ी सारी ड्रग्स हैं, मॉर्फिन है, ओपिएट ओपियोइड एनाल्जेसिक है, इसके अलावा फेंटानाइल भी हो सकता है, पैचेस हो सकते हैं जो पैचेस में आते हैं बेसिकली। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर प्रोवाइडिंग
द ड्रग इनसाइड द बॉडी फॉर सिस्टेमिक एक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। और ये सारा पॉसिबल किससे है? रेक्टल रूट से है, क्योंकि रेक्टल रूट में हमारे पास वेन्स हैं। अभी मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में आने लगा हूँ, जो कि प्रोवाइड कर रही हैं, ड्रग को कैरी करके बॉडी के अंदर लेके जा रही हैं, ब्लड में लेके जा रही हैं। Okay, other factors are physiological factors. Physiological factors means what are the anatomy and physiology of the system in which we are providing a suppository. वो कौन से सिस्टम है जिसके अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं और वो किस तरह से एक्ट करके ड्रग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सर्कुलेशन रूट। ब्लड होगा तो ही जारी बात है आसपास वेन्स वगैरह होंगी, कैपिलरीज होंगी, जो कि वहाँ से ड्रग को एब्जॉर्ब करके अपने सिस्टम में लेके जा रहे हैं। तो मीन्स देयर इज सम सर्कुलेशन रूट। अब वो कौन सा होगा? वी हैव 3 हेमोराइडल वेन्स। हमारे पास हेमोराइडल वेन्स हैं जो कि कैरी कर सकती हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास एक सिस्टम है वो है लिम्फेटिक सर्कुलेशन। ये दो सिस्टम है जो कि ड्रग को रेक्टम से लेके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब करवाती हैं, ठीक है। ये दो सिस्टम के थ्रू अब्जॉर्ब हो रही होती है। इसके अलावा जो पीएच है उससे भी अफेक्ट हो सकता है, ड्रग की अब्जॉर्प्शन अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा बफरिंग कैपेसिटी है, रेक्टम की अपनी बफरिंग कैपेसिटी नेग्लिजिबल है। मींस अगर उसको पीएच ज़्यादा दी जाएगी तो वो उस तरफ टिल्ट कर जाएगा, अगर कम हो जाएगी तो कम की तरफ टिल्ट कर जाएगा। उसकी अपनी कोई मेंटेनेंस कैपेसिटी नहीं है कि वो मेंटेन कर सके अपनी पीएच को, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने इसको नोट रखना है कि इट डज नॉट हैव एनी बफरिंग कैपेसिटी। जब भी आप ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो यू मस्ट नो कि आप जो ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो रेक्टम की अपनी पीएच को डिस्टॉर्ट ना कर दे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली, तो उसके भी एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। नाउ वी हैव 3 वेन्स। यहाँ पे कंसेप्ट को याद रखना है। रेक्टल रूट avoids first pass effect, we know that, but does it provide 100% absorption of the drug? क्या ये 100% absorption करवाता है ड्रग की जो भी चीज़ प्रोवाइड की जाए? तो इसका आंसर है नो। नो क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 तरह की वेन्स आ रही हैं जो कि एब्जॉर्प्शन कॉज कर रही हैं। इसमें से सिर्फ 2 वेन्स हैं, मिडल और इंफीरियर हेमोराइडल वेन, जो कि डायरेक्टली जो भी ड्रग होगी उसको एब्जॉर्ब करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। जबकि जो सुपीरियर हेमोराइडल वेन है ये कनेक्टेड है पोर्टल वेन के साथ, ठीक है। पोर्टल वेन ऑफ द लिवर के साथ कनेक्टेड है। और ये क्या करेगी? ये पहले लिवर में लेके जाएगी और लिवर से फिर ब्लड में लेके जाएगी। मींस सुपीरियर हेमोराइडल वेन इज कॉजिंग द फर्स्ट पास इफेक्ट। जो फर्स्ट वेन जो है वो क्या कर रही है? वो हम फर्स्ट पास इफेक्ट को करवा रही है। और जो बाकी वाली 2 वेन्स हैं, मिडल और इंफीरियर, दीज आर स्किपिंग द फर्स्ट पास इफेक्ट। मींस हमारी ड्रग जो हम ड्रग एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं वो पॉसिबल यही है, कितने परसेंट पॉसिबल है? 50 to 70% ड्रग would avoid first pass effect when it is being absorbed by middle and inferior hemoidal vein। लेकिन 50 to 30% जो ड्रग है वो अगर सुपीरियर हेमोडाइल वेन से जा रही है तो मीन्स उसमें फर्स्ट पास इफेक्ट होगा। सो समरी ये है कि 100% ड्रग जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो 100% फर्स्ट पास इफेक्ट को स्किप नहीं करेगी। मोस्टली करेगी जो कि एब्जॉर्ब होगी मिडल और इंफीरियर हेमोडाइल वेन से, क्योंकि ये एक्सपोज होती हैं और सुपीरियर वेन थोड़ी सी अंदर होती है रेक्टम के। तो इसमें चांसेस यही हैं कि ज़्यादातर जो हमारी ड्रग है वो मिडल और इंफीरियर से एब्जॉर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट इज वजाइना की क्या क्या उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, इसके अपने सिक्रीशंस होती हैं, अपनी एक पीएच होती है, इसका अपना टिश्यू स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है, हमने ये सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं जब भी वी आर प्रिपेयरिंग अ सपोजिटरी। इसकी शेप डिटरमिन करनी होती है, उसकी पीएच डिटरमिन करनी होती है, ताकि वी कैन गेट मैक्सिमम ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग रिलीज हम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। इसी तरीके से यूरेथ्रा की बात आती है, इसके भी अपने स्फिंक्टर्स होते हैं, ट्रांजिशन सेल्स होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशनल सेल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर अपनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, ये खुद ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू यूरिन को पास करवाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आ रहे हैं पोडेंडल नर्व, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। पोडेंडल नर्व बेसिकली क्या है? पोडेंडल नर्व इज प्रोवाइडिंग वॉलंटरी यूरिन कंट्रोल, ठीक है। वॉलंटरी यूरिन कंट्रोल के लिए जो नर्व यूज़ की जाती है, जो हमारा ब्रेन यूज़ कर रहा होता है, वो होता है पोडेंडल नर्व। वी कैन कंट्रोल यूरिन थ्रू दिस पोडेंडल नर्व, ठीक है। बच्चों में ये पोडेंडल नर्व जो होते हैं ये वक्त के साथ साथ डेवलप हो जाती है, दे लर्न टू कंट्रोल यूरिन, ठीक है। और बूढ़ों में क्या होता है कि ये वक्त के साथ साथ अक्सर ख़त्म हो जाती है, इसका जो कंट्रोल होता है वो लॉस हो जाता है, क्योंकि पोडेंडल नर्व डैमेज हो जाती है, ठीक है।
सो दिस इज बेसिकली द रोल ऑफ पुडेंडल नर्व। क्लोनिक कंटेंट क्या है कि बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ सपोज इनटू द रेक्टम, रेक्टम का क्लियर होना ज़रूरी है, उसमें कोई डेफिकेशन ना हो, उसमें कुछ स्टूल वगैरह ना हो। उसमें लिए क्या होता है कि एनीमा वगैरह भी यूज़ किए जा सकते हैं कि ताकि हमारे पास जो सपोजिटरी है वो अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो सके, अच्छी तरीके से उसमें ड्रग एब्जॉर्प्शन अचीव कर सकें, उसका रेजिडेंस टाइम भी अच्छी तरीके से आ सके। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट एक तो स्टूल की बात आ गई, डेफिकेशन की बात आ गई, नेक्स्ट क्या है कि उसमें हो सकता है कोई ना कोई कंडीशन की वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन ना हो सके, कोई ना कोई ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है या फिजियोलॉजिक कंडीशन है जिसकी वजह से ड्रग वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो सक रही। फॉर एग्जांपल क्लोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ट्यूमरस ग्रोथ की वजह से, कोई ना कोई ट्यूमर वहाँ पे ग्रो कर सकता है, कोई ना कोई डायरिया हो सकता है, कोई ना कोई कोलोन कैंसर की वजह से कोई वहाँ पे लम्प्स बन सकते हैं, सिस्ट बन सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पे ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, वो हॉल्ट हो सकती है। ओके, फिजिको-केमिकल फैक्टर्स में अब हमारे पास क्या आ रहा है? फिजिको-केमिकल का मतलब ये है कि ड्रग के अपने फिजिकल और केमिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्या वो भी अफेक्ट कर सकते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे? बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ड्रग है, नाउ इट मैटर्स कि वो ड्रग लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है उसकी ड्रग एब्जॉर्प्शन पे, ठीक है? अगर एक लिपोफिलिक ड्रग है और वो लिपिड बेस में आपने डिसॉल्व की हुई है तो उसमें क्या होगा कि वो ड्रग रिलीज इतनी आसानी से नहीं होगी, बिकॉज वी ऑल नो दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है? उसकी अफिनिटी लिपिड के साथ ज़्यादा होगी रादर देन कि वो बाहर आके वाटर के साथ इंटर इनकॉर्पोरेट हो जाए या उसके साथ मिक्स हो जाए, ठीक है? सो दिस इज़ द रीज़न कि जो लिपिड लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो इस तरीके से ज़्यादातर या तो पीजी बेसिस में यूज़ की जाती हैं जो वाटर बेसिस होती हैं, या फिर ऐसी बेस में यूज़ की जाती है जो कि आसानी से मेल्ट हो जाए इन द एट द बॉडी टेम्परेचर, ताकि जैसे ही वो मेल्ट होगी तो क्या होगा कि वो जो ड्रग होगी वो एक्सपोज हो जाएगी आउटसाइड इन्वायरमेंट में और वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है? तो लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक का अच्छा खासा यहाँ पे मैटर करता है यहाँ पे ड्रग एब्जॉर्प्शन पे। ओके, नेक्स्ट इज द पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जहाँ पे भी फार्मास्यूटिक्स में आएगा, अगर आप कम कर देंगे तो काफ़ी सारे मसले यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ड्रग एब्जॉर्प्शन को आपने ठीक करना है तो वी कैन रिड्यूस द पार्टिकल साइज, बट डू नॉट गो फॉर फाइन पार्टिकल साइज। अगर ज़्यादा फाइन कर दिया तो क्या होगा उसमें, उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ओवरऑल जो मिक्सचर है, और वो फिर फ्लो प्रॉपर्टीज उसकी ख़राब हो जाएंगी। अब ये जो फ्लो प्रॉपर्टीज होती हैं इसका ज़्यादा मैटर कहाँ पे करता है हमें, ज़्यादा जो इसका प्रॉब्लम आ रहा होता है वो फ्लो प्रॉपर्टीज़ का आ रहा होता है उसमें कमर्शियल स्केल पे। एक इंडस्ट्री में अगर आपने बैचेस तैयार करने हैं और वो बैच बहुत ज़्यादा थिक हो गया तो उसकी मूवमेंट सेकंड स्टेज पे या थर्ड स्टेज पे या फोर्थ स्टेज पे लेके जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? सो दैट इज़ वाई वी डू नॉट गो फॉर फाइनर पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज कम तो हम करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं करते। नेक्स्ट इज सपोजिटरी बेसिस। कैसी बेस होनी चाहिए? ऐसी बेस होनी चाहिए जो कि आसानी से मेल्ट हो जाए, मेल्ट होने के बाद रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाए, और इस तरह से मेल्ट हो कि वो बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा 36 या 37 डिग्री है उस पे जाके वो इजीली मेल्ट हो जाए और कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए। नाउ फॉर दिस पर्पस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस। लिपिड बेसिस हैं और वाटर बेसिस हैं, और नेचर ऑफ द बेस जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि डिपेंड्स अपॉन द ड्रग वी वांट टू इनकॉर्पोरेट। सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट डू वी नीड, हमारी ड्रग कौन सी है जो हमने इनकॉर्पोरेट करनी है, लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है। सेकेंडली, हमने किस टेम्परेचर पे उसको मेल्ट करवाना है, या वो ड्रग कैसी होना चाहिए, फ़ौरन रैपिडली मेल्ट हो जाए या आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाए, ठीक है? तो ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे हमने चेक करने होते हैं। अगर हमने सस्टेन रिलीज बनानी है तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू कैन सी दैट वहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, एल्जीनिक एसिड। अगर एल्जीनिक एसिड बेस के साथ ऐड कर दिया जाए तो इट कैन प्रिपेयर अ सस्टेन रिलीज सपोजिटरी, जो कि फॉर सेवरल आवर्स तक अपना जो ड्रग है वो रिलीज करती रहती है, ठीक है? तो वी कैन मैनिपुलेट विद द नेचर ऑफ द बेसिस, हम उनकी बेसिस के साथ मैनिपुलेट करके अपने जो डिज़ायर्ड चीज़ें हैं वो रिक्वायर एक्वायर कर सकते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन क्या होगी? एक आइडियल सपोजिटरी जो बेस है वो किस तरह की होनी चाहिए? इट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल,
नॉन इरिटेटिंग, नॉन टॉक्सिक, नॉन सेंसिटाइजिंग, chemically and physiologically inert, compatible with a variety of drugs, stable during storage, and aesthetically acceptable. ठीक है, aesthetically acceptable मीन्स उसकी ऑर्डर इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए, उसका जो अपीयरेंस है, जो कलर है, वो प्लीजिंग होना चाहिए, एस्थेटिक होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो सपोजिटरी बेस बेसिकली ऐसी क्या चीज़ है? ऐसी बेस है जो कि इंतहाई इनर्ट होगी, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, बिल्कुल अच्छी सी बेस होगी जो कि बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ ड्रग्स और एक्सिपिएंट्स को आपस में इनकॉर्पोरेट कर सकती है एक ही वक्त में, एक ही टाइम पे। ओके, और नेक्स्ट थिंग इज दैट इट मस्ट बी फिजियोलॉजिकली इनर्ट। का मतलब ये है कि ऐसी बेस होगी जो कि बॉडी के अंदर जैसे ही बॉडी के साथ उसका इंटरेक्शन होगा तो वो वहाँ पे कोई अपनी तरफ से कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर देगी, कोई वहाँ पे अपनी तरफ से कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, वो इनर्ट होगी। तो हमारे पास जो बेसिस आ रही हैं वो दो तरह की आती हैं, फैटी और ओलिजिनस एंड वाटर बेसिस। ठीक है, फैटी और ओलिजिनस में जो सबसे पॉपुलर बेस है, जो आइडियल सपोजिटरी बेस जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ अ कोकोआ बटर, थियोब्रोमाइल या कोकोआ बटर। तो ये क्या है? दिस इज़ एन आइडियल सपोजिटरी बेस, लिपिड बेस है, आइडियली यही यूज़ होती है लार्ज स्केल पे भी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट बेसिस यहाँ पे मेंशन है, फैटी बेसिस जो कि हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में। कोकोआ बटर के बारे में अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ये बेसिकली इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। वो क्या है? एक तो ये कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 30-36 है। हमारे पास एक अच्छी सी रेंज आ रही है जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इट इज़ एन आइडियल सपोजिटरी बेस क्योंकि ये आसानी से बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट हो जाती है और रूम टेम्परेचर पे अपनी सॉलिडिटी भी मेंटेन कर सकती है। तो ये इसकी एक आइडियल नेचर की वजह से इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद कोकोआ बटर बेस? कोकोआ बटर बेस के साथ प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि कोकोआ बटर के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? कि ये किसी और शेप में आ सकती है, कोई और क्रिस्टल्स प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, कोकोआ बटर एट रूम टेम्परेचर इज सॉलिड, बट इफ़ यू हीट इट रैपिडली, अगर आप इसको रैपिडली हीट करेंगे तो क्या होगा? ये जब सॉलिडिफाई होगी, जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आएगी तो ये डिफरेंट क्रिस्टल्स बना देगी जिन्हें हम बोलते हैं अल्फा क्रिस्टल्स। अल्फा क्रिस्टल्स क्या है? अल्फा क्रिस्टल्स क्या करते हैं? अल्फा क्रिस्टल्स में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट जितना भी कम हो जाए, ठीक है, जितना भी वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, उसका जो क्रिस्टल्स होंगे वो सॉलिड शेप में नहीं आएगा बल्कि वो लिक्विड में ही रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद कोकोआ बटर। अगर आप इसकी हैंडलिंग में थोड़ा मिस्टेक कर देंगे, इसकी मेल्टिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी, रैपिड हीटिंग कर देंगे, तो क्या होगा? जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो अचीव नहीं होगा। इट वुड नॉट बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बल्कि वो लिक्विड फॉर्म में अचीव होगा जिसको आप यूज़ भी नहीं कर सकते, एंड वी हैव टू डिस्कार्ड दैट अल्फा क्रिस्टल सॉल्यूशन। अब ये जो अल्फा क्रिस्टल से ट्रांजिशन है बीटा क्रिस्टल में, बीटा क्रिस्टल क्या है? जो नॉर्मल आइडियल एक चीज़ है, आइडियल जो फेज़ है उसकी, जो कि सॉलिड है रूम टेम्परेचर, तो ये ट्रांजिशन जो है इट कैन टेक प्लेस बट इट रिक्वायर्स सेवरल डेज टू सेवरल वीक्स। तो ये आइडियल चीज़ नहीं है बल्कि इससे बेहतर है कि आप इसे डिस्कार्ड ही कर दें। ठीक है, फॉर दिस रीज़न कोकोआ बटर को क्या करना है? स्लोली हीट करना है या इनडायरेक्ट हीटिंग करनी है। इनडायरेक्ट हीटिंग मींस आइदर यूज सैंड बाथ और वाटर बाथ, आके वो आराम से उसकी हीटिंग होती जाए और बहुत ही ज़्यादा रैपिड हीटिंग उसमें ना हो। नेक्स्ट इज हमारे पास क्या बात आ रही है? वो ये आ रही है कि वी कैन यूज सॉलिडिफाइंग एजेंट्स। हम सॉलिडिफाइंग एजेंट्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि क्या करेंगे? थोड़ा बहुत उसको, इस प्रॉब्लम को, अल्फा क्रिस्टल वाले प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। इन मोस्ट सेटिंग्स वी हैव टू डिस्कार्ड इट रादर देन वेस्टिंग टाइम। उसके बाद हमारे पास आती हैं वाटर सॉल्युबल या वाटर मिसिबल बेसिस। अब ये क्या होती हैं? वाटर मिसिबल बेसिस वो होती हैं जो कि डिज़ोल्व हो सकती हैं, जो कि खुद भी डिज़ोल्व हो सकती हैं फिजियोलॉजिक फ्लूइड्स के साथ। ओके, इसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं? पीजीज आ रहे हैं, पॉलीथायरिन ग्लाइकोल्स आ रही हैं, और वो डिफरेंट उसकी सेटिंग्स में आ रहे हैं। डिफरेंट सेटिंग में मींस मॉलिकुलर वेट जितना डिफरेंट करते जाएंगे उनकी फिजिकल स्टेट्स, उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट होते जाएंगे। तो वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ पीजी बेसिस जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स काफ़ी डिफरेंट हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास जो पॉइंट है पढ़ने वाला यहाँ पे वो ये है कि फिजिकल स्टेट। अब हम ड्रग की बात करते हैं कि फॉर्मुलेशन वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर ड्रग हमारे पास यहाँ पे आएगी
फिजिकल स्टेट की बात ये आती है कि अगर जो ड्रग है वो सॉलिड है, लिक्विड है या सेमी सॉलिड है, तो हमने किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है। अगर सॉलिड है तो हम उससे पार्टिकल साइज कम कर देंगे, अगर लिक्विड है तो हम उसका कोई ना कोई सस्पेंशन या इमल्शन बना देंगे और उसको हम मिक्स कर सकते हैं उसमें। सो इट डिपेंड्स कि हाउ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट इट इन द सपोजिटरी। नेक्स्ट इज हमारे पास जो चीज़ आ रही है दैट इज द पार्टिकल साइज। वही वाली बात आ गई कि पार्टिकल साइज इतना होना चाहिए, इतना रिड्यूस होना चाहिए कि वो इजीली रेक्टल बैरियर को क्रॉस कर सके। सॉलिबिलिटी की अगर बात की जाए तो अगर आपने ड्रग की सॉलिबिलिटी को इन्हांस करना है तो फर्स्ट थिंग इज पार्टिकल साइज रिड्यूस कर दें या फिर उसकी कोई ना कोई सस्पेंशन या इमल्शन बना दें जो कि इजीली वहाँ पे सोलबलाइज हो जाए जैसे ही वो फिजियोलॉजिक फ्लूइड के साथ इन कांटेक्ट में आती है। विस्कोसिटी, अगर तो जो मेल्टेड बेस है सॉलिड करने के बाद उसे कूल डाउन करने के बाद भी उसकी विस्कोसिटी काफ़ी कम है और वो बहुत ही फ्रीली मूव कर रही है जस्ट लाइक अ लिक्विड, तो इट इज़ आल्सो प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। वो तो अ, बिल्कुल ब्लिस्टर के अंदर ही रहेगी, जो भी पैकिंग होगी उसके अंदर ही वो लिक्विड लिक्विड होगी, तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो वो एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। अगर कोई ऐसा बैच है जो कि ख़राब हो रहा है, जो कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन के लिए कोई ना कोई एजेंट सेट्स कर सकते हैं। जस्ट लाइक सस्पेंडिंग एजेंट है हमारे पास यहाँ पे, सिलिका जेल वगैरह हम उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि जो उसकी शेप है, जो डिज़ायर्ड शेप है, वो हमें अचीव हो सके, उसकी जो डिज़ायर्ड रूम टेम्परेचर पे जो सॉलिडिफिकेशन है वो अचीव हो सके। नेक्स्ट इज ब्रिटलनेस। अगर तो सपोजिटरी को बहुत ज़्यादा रैपिड कूलिंग कर दी एकदम, लाइक फॉर एग्जांपल 36 डिग्री पे आपने मेल्ट किया सपोजिटरी बेस को, उसके बाद यू आर कूलिंग इट एट रूम टेम्परेचर। कूलिंग के लिए आपने डायरेक्ट उसको -20 डिग्री पे फ्रीजर में रख दिया, तो क्या होगा कि दिस इज नॉन एज शॉक कूलिंग। रैपिड कूलिंग इज बेसिकली नॉन एज शॉक कूलिंग, और उसमें क्या होगा कि शॉक कूलिंग की वजह से क्रैकिंग आ सकती है या ब्रिटलनेस टूट फूट हो सकती है सपोजिटरी बेस के अंदर। सो सपोजिटरी शुड नॉट बी प्लेस्ड इन अ फ्रीजर। ठीक है, फ्रीजर के अंदर उसको प्लेस नहीं करना चाहिए फौरी तौर पे, बाद में तो कर सकते हैं लेकिन फौरी तौर पे नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा और उसमें क्रैकिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम कंट्रैक्शन। ये हमने बात पहले इसमें की हुई है कि जैसे ही कूलिंग करेंगे तो क्या होगा कि उसमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो भी चीज़ें होती हैं, ख़ासतौर पे जो लिक्विड्स होते हैं, वो जो अपनी स्पेस होती है उसको कम ऑक्यूपाई करते हैं एट लो टेम्परेचर। ठीक है, वो करीब आ जाते हैं, वो एक सॉलिड शेप में आना शुरू हो जाते हैं। तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन का फैक्टर भी हमने नोट करना है जब भी वी आर प्रिपेयरिंग अ सपोजिटरी, कि कूलिंग अगर होगी तो कोई ना कोई वॉल्यूम लाजमी, बहुत ही माइनर होगा, शायद हो सकता है नोटिसेबल भी ना हो, लेकिन कम लाजमी होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन सपोजिटरी में लाजमी होगी थोड़ी बहुत। नेक्स्ट इज ड्रग रिलीज रेट्स। इफ़ यू वांट टू अचीव डिफरेंट रिलीज प्रोफाइल्स, तो आप इस कम्बिनेशन में, डिफरेंट कम्बिनेशंस में ड्रग और बेसिस यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर रैपिड रिलीज वी कैन यूज़ अ वाटर soluble ड्रग इन एन ऑयली बेस। उसमें क्या होगा, रैपिड रिलीज हमें अचीव हो जाएगी। सो दीज आर प्री डिटर्मिन्ड सम ड्रग बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपनी रिलीज प्रोफाइल्स के लिए। स्पेशल प्रॉब्लम्स क्या हैं कि अगर तो वो कोई ऐसी ड्रग है जो कि इजीली इंकॉर्पोरेट नहीं हो रही, ठीक है, उसका पार्टिकल साइज हमने कम करना है, तो वी कैन यूज़ लेविगेशन। लेविगेशन क्या है? लेविगेशन इज बेसिकली रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज़्यादातर क्या होता है, वाटर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या सॉल्वेंट होगा, इट इज़ मेल्टेड बेस। ठीक है, थोड़ी सी, एक या दो ड्रॉप्स आप कोकोआ बटर के अगर आप ऐड कर देंगे, जो भी आपकी ड्रग होगी, फिर उसके बाद उसको जो ग्राइंडिंग करेंगे, तो दिस इज़ नोन एज लेविगेशन। ठीक है, उसके बाद आप उसके ह्यूज बैच में उसको मिक्स कर सकते हैं, जो बड़ा सा बैच है उसमें आप उसको उसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पीजी बेसिस। अगर आपने यूज़ करनी है वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स के लिए, या अगर आपने वाटर सॉल्युबल कोई और चीज़ यूज़ करनी है, तो आप उसमें वूल फैट में डिज़ोल्व करते हैं जो भी वाटर सॉल्युबल चीज़ है, उसके बाद वूल फैट में मिक्स करने के बाद आप उसे ऑयली बेस में मिक्स कर सकते हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ अनदर मेथड फॉर दिस स्पेशल प्रॉब्लम। उसके बाद ये है कि अगर आपने कोई लिक्विड ऐसा है और मिक्सड विद इनर्ट पाउडर, आप उसका अगर क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसे स्टार्च के साथ भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर ये है कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एक्सेस पाउडर इनटू सपोजिटरी बेस। अगर कोई सपोजिटरी बेस में आपने ज़्यादा पाउडर ऐड करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अगर बच के है और आपने उसमें एपीआई ऐड करना है, तो देयर इज़ अ मेथड कि आप उसमें थोड़े बहुत ऑयल मिसिबल जो बेस है उसको
उसमें ऐड कर दें, कोई मिनरल ऑयल ऐड कर दें बीच में, लाइक ब्लेंड ऑयल है, कोई भी चीज़ ऐड कर दें, तो उसमें क्या होगा कि एक दो ड्रॉप से क्या होगा, थोड़ा बहुत उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा ऑयल का, उसके बाद जगह हो जाएगी, मज़ीद स्पेस बन जाएगी कि उसमें पाउडर को इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये आगे बात, और फैट ब्लूम की बात करते हैं कि व्हाट वाज द टर्म फैट ब्लूम। फैट ब्लूम इज बेसिकली अ वाइट डिस्कलरेशन, मींस वाइट सी लेयर बन जाएगी सपोजिटरी के ऊपर, जो कि शो कर रही होगी फैट ब्लूम केस में फैट ब्लूमिंग हो गई है। फैट ब्लूमिंग क्या होती है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, जो फैट्स होते हैं सपोजिटरी के अंदर वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज होकर वो वाइट वाइट डॉट्स या लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं। सेम ये जो वाइट फैट क्रिस्टलाइजेशन है, ये चॉकलेट्स में भी आप लोग देख सकते हैं कि चॉकलेट्स के अक्सर ऊपर क्या होता है, सरफेस के ऊपर वाइट वाइट डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है फैट मटेरियल्स की। इस प्रॉब्लम को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? वी कैन यूज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ लेसिथिन इन अ सपोजिटरी बेस, उसमें क्या होगा कि फैट ब्लूम अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज को बनाना कैसे है। देयर वर टू मेथड्स, मोल्डिंग एंड हैंड रोलिंग। आजकल का जो मेथड है दैट इज़ अ मोल्डिंग मेथड, और जो हैंड रोलिंग मेथड है, शेपिंग मेथड है, वो क्या है? दिस इज़ अ प्रिमिटिव मेथड, जब हमारे पास कोई मशीन वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और हम हाथ से उसकी रोलिंग करके सपोजिटरी को शेप देते थे। ओके, तो ये वाला जो मेथड है वो अब प्रैक्टिस में नहीं है। द ओनली मेथड दैट इज इन प्रैक्टिस इज द मोल्डिंग मेथड। मोल्डिंग में क्या होगा? द सेम सिंपल स्टेप्स, यू हैव टू मेल्ट द बेस। बेस को आपने मेल्ट कर लिया, मेल्ट करने के बाद आपने उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर दिए। इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद यू आर जस्ट गोइंग टू कूल इट डाउन एट रूम टेम्परेचर। कूल डाउन करेंगे उसको रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा कि वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, और उसके बाद आप उसे आराम से, अगर फ्रीज करना चाहते हैं फ्रीज कर दें, कंजील उसकी कंजीलिंग बेसिकली हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी मोल्ड है, जो भी सांचा है, उसमें से रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक सपोजिटरी की शेप आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो सपोजिटरी की शेप्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह का मोल्ड यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़, जो मोल्ड्स होते हैं वो किस किस क्वालिटी के हो सकते हैं? स्टील के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के, ब्रास के, या प्लास्टिक के। प्लास्टिक मोल्ड्स को अवॉइड किया जाता है क्योंकि उसमें स्क्रैचिंग हो सकती है। स्क्रैचिंग मीन्स उनमें जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती। उनमें रिजेस होती हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं अगर एडमिनिस्टर कर दिए जाए तो। ओके, नेक्स्ट इज द लुब्रिकेशन ऑफ द मोल्ड। कि अगर मोल्ड की लुब्रिकेशन कर दी जाएगी तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पे मैंने मोल्ड्स आपको दिखाए हुए हैं, इसमें से सपोजिटरी को निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो सपोजिटरी यहाँ पे बिल्कुल एडहेयर हो सकती है, एडिशन की वजह से वो उसकी जो शेप है वो ख़राब हो सकती है जैसे ही वो निकलेगी। तो अगर इनको पहले से लुब्रिकेट कर दिया जाए थोड़ी सी ग्लिसरीन के साथ या वाटर के साथ, तो उसमें क्या होता है कि ग्लिसरीन, सॉरी, जो सपोजिटरीज हैं वो ईजिली वहाँ से उनको निकाला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज द कैलिब्रेशन ऑफ द मोल्ड। अब कैलिब्रेशन ऑफ द मोल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड, ये मैं सिंपल आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि ये क्या होती है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कमर्शियल स्केल पे कोई चीज़ बना रहे होते हैं, तो समटाइम्स वी नीड टू चेंज द बेस। ठीक है, अवेलेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स से वी हैव दिस मोल्ड। ठीक है, हाउ टू डिटरमिन द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द बेस रिक्वायर्ड, हमें बेस कितनी चाहिए उसको हमने कैसे चेक करना है? वी आर गोइंग टू मेल्ट द बेस एंड पोर इट इन द मोल्ड्स। अब ये जो आपने मेल्टिंग की है, ये सिर्फ बेस मेल्ट किया, इसमें मटेरियल कुछ भी ऐड नहीं किया। इट इज़ जस्ट अ सिंपल बेस, मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग ब्लैंक सपोजिटरी। हम पहले ब्लैंक सपोजिटरी बनाएंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक जो सपोजिटरी के मोल्ड है, जो ये यहाँ पे जिस तरह आपको एक होल नज़र आ रहा है, ये एक सपोजिटरी का, सिंगल सपोजिटरी का मोल्ड है। इसके अंदर कितनी ड्रग, कितनी बेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो बेसिकली वी वांट टू डिटरमिन दैट फर्स्ट। तो पहले मेल्ट कर दिया आपने, यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगर मैंने कोकोआ बटर यूज़ किया था पहले और अब मैं पीजी यूज़ करना चाहता हूँ, तो दोनों में जो वॉल्यूम होगा वो डिफरेंट होगा। कैसे? इफ़ आई एम यूजिंग कोकोआ बटर, पहले मेरे पास जो कोकोआ बटर है वो 2 लीटर इस पूरे मोल्ड के लिए काफ़ी था। ठीक है, अब मैंने पीजी के लिए कैलिब्रेट करना है, चेक करना है कि पीजी आखिर कितना यूज़ होता है इसमें।
व्हेन आई यूज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल बेस, उसको मैंने मेल्ट किया, उसको यहाँ पे पोर किया, तो मुझे पता लगा कि सारे के सारे जो मोड्स हैं वो फिल हो गए हैं। कितने वॉल्यूम में फिल हुए हैं? 1.9 लीटर। मीन्स 100 ml का डिफरेंस आ गया। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। अब ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि दोनों बेसिस के मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, इनकी डेंसिटीज डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटीज अगर डिफरेंट होंगी तो इनका वॉल्यूम भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा। बिकॉज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आप वॉल्यूम को उधर कर देंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। सो दिस इज बेसिकली वॉल्यूम इज डिपेंडेंट अपॉन mass एंड डेंसिटी। तो इन दो पैरामीटर्स के चेंज होने की वजह से वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। सो वी नीड टू कैलिब्रेट द मोल्ड इफ वी आर चेंजिंग द सपोजिटरी बेस। अगर सपोजिटरी बेस चेंज कर रहे हो तो फर्स्ट वी नीड टू कैलिब्रेट इट। अब वॉल्यूम कैसे डिटरमिन करना है? एग्जांपल मैं यहीं से कोट कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ 12 ml ऑफ कोकोआ बटर इज रिक्वायर्ड टू फिल अ सपोजिटरी मोल्ड। सपोजिटरी मोल्ड मैंने बताया कि वो एक छोटा सा जो होल है एक सपोजिटरी के लिए, दैट इज अ सपोजिटरी मोल्ड। उसमें आपने बेस ऐड कर दी, सिंपल बेस ऐड की है, मेल्ट करने के बाद फिल कर दिया 12 ml ऑफ कोकोआ बटर, हमने ऐड कर दिया। अब हमें ये पता लगा कि एक सपोजिटरी जो मोल्ड है वो फिल हो जाती है 12 ml कोकोआ बटर बेस के साथ। अभी हमने इसमें एपीआई वगैरह ऐड नहीं किए। वी प्रिपेयर्ड अ सोल्यूशन ऑफ एपीआई, हमने एपीआई का सोल्यूशन बना दिया जो कि 2.8 ml का बना। ओके, नाउ वी नो दैट कि हमने एपीआई भी तो बीच में ऐड करना ही है इसमें। आप क्या करेंगे, आप 12 ml में से 2.8 माइनस करेंगे और आपके पास जो वैल्यू आएगी 9.2 ml, दैट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल सपोजिटरी मोल्ड। 9.2 ml, ठीक हो गया। तो आपके पास एक सिंपल कैलकुलेशन आ गई है। अब यहाँ पे जो चीज़ की गई है वो D इज इक्वल टू एम ओवर वी वाले फार्मूले से जो बेस है उसका मैस निकाला गया, वेट निकाला गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है पड़ा और यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी है पड़ी कोकोआ बटर की। सिंपल आपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास मैस आ जाएगा। मैस इज इक्वल टू 7.9 ग्राम ऑफ कोकोआ बटर विच विल बी रिक्वायर्ड टू फिल दिस सपोजिटरी मोल्ड। इस वाले सपोजिटरी मोल्ड को फिल करने के लिए 7.9 ग्राम कोकोआ बटर चाहिए। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या हो गया? 7.9 ग्राम कोकोआ बटर चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें वेट में कैलकुलेट क्यों करना पड़ गया। ठीक है, ये इसलिए करना पड़ गया कि हम उतनी ही बेस मेल्ट करेंगे जितनी रिक्वायर्ड है। ये नहीं है कि अगर आपके पास 100 kg बेस पड़ी है तो आप सारी की सारी उसको मेल्ट कर देंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे ओके हमें इतनी ml रिक्वायर्ड थी। उसमें क्या होगा कि उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप एक्सपोज कर रहे हो उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो डिस्पेंसिंग कितनी करनी है? उतनी करनी है जितनी रिक्वायर्ड है। तो आपने कैलकुलेट कर लेना कि मेरी मोल्ड में अगर एक कंप्लीट जो सांचा है, जो मोल्ड है, उसमें कितनी सपोजिटरी बन सकती हैं? 50 बन सकती हैं। तो आप 50 को 7.9 से मल्टीप्लाई पे करेंगे और आपके पास वेट आ जाएगा कि आपने कोकोआ बटर उतनी यूज़ करनी है। सो दिस इज़ बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ द बेस, कि आपको बेस कितनी रिक्वायर्ड है, कि आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिपरेशन एंड पोरिंग द मेल्ट। दिस इज सिंपल, बेसिकली आपने उसी तरीके से मेल्ट करने के बाद पोर करना है। पोर करने के बाद क्या होता है कि ऊपर मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पोरिंग की है इस मोल्ड में। मोल्ड में पोरिंग करने के बाद क्या हुआ कि काफ़ी सारी बेस यहाँ पे भी गिर गई है आसपास। ठीक है, कम्प्लीटली तो बिल्कुल एक्यूरेटली तो यहाँ पे फिलिंग नहीं होगी, ज़ाहिर बात है। अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं, आपके पास मशीन नहीं है, मशीनरी नहीं है और आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं लोकल कम्युनिटी फार्मेसी पे, तो उसमें क्या होगा कि इतनी एक्यूरेसी नहीं आ सकती। यू हैव टू वार्म अ स्पैचुला। स्पैचुला को वार्म करें, वार्म वाटर में उसे डिप करें, उसके बाद यहाँ पे उसकी स्क्रैपिंग कर दें। ठीक है, स्क्रैप से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा रेजिड्यू होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा और आपके पास एक एक्चुअल स्मूथ सपोजिटरी यहाँ पे मोल्ड तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद आपने लेयरिंग बनानी है उसकी पोरिंग करते हुए। ठीक है, एक ही गो में आपने उसे पोर करना है ताकि उसमें कोई ब्रिटलनेस ना आ जाए, कोई क्रैकिंग ना हो जाए, कोई उसकी लेयर्स ना बन जाए। ठीक है, सो ये सारी बातें यहाँ पे आ गई हैं। इसके बाद यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है कि नोज़िया के लिए ABHR सपोजिटरी बनाई जाती है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, दीज आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ओके, नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग सपोजिटरीज मींस एट द कमर्शियल स्केल, एक मशीनरी पे, एक यूजिंग द मशीन्स इन द इंडस्ट्री। हाउ अ सपोजिटरी इज प्रिपेयर्ड, अगर आप इसकी वीडियो वगैरह देख चुकी हैं तो उसमें ये होगा कि इट बेसिकली हैज़ 5 stages।
फॉर्मिंग, डोजिंग, कूलिंग, सीलिंग एंड फिनिशिंग। फॉर्मिंग में क्या होता है, हमारे पास सांचे नहीं होते, मोल्ड्स नहीं होते। एक सबसे पहला जो स्टेप होता है मशीन का, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मोल्ड बनाया जाता है। कि मोल्ड कैसे बनाया जाता है, हो सकता है प्लास्टिक की शीट मूव कर रही हो सकता है कोई ग्लास की शीट मूव कर रही हो। कि क्या होगा, प्लास्टिक या ग्लास को जब गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद अगर आप उसको शेप देना चाहते हैं तो कोई भी शेप दी जा सकती है उसको। बिल्कुल। यहाँ पे जो सपोजिटरी है वो भी ऐसी बनाई जाती है, पहले फॉर्मिंग में यही होता है कि उसकी शेप बनाई जाती है और उसका वॉल्यूम डिटरमिन किया जाता है कि कितनी उसकी डीप होनी चाहिए शेप, ताकि उसमें इतना वॉल्यूम इंकॉर्पोरेट हो जाए। ये सारा कुछ पहले प्री डिटरमिन्ड होता है। तो उसको हीट की जाती है और उसके अंदर हॉट एयर को ब्लो किया जाता है ताकि वो उसकी शेप बन जाए। ठीक है, हॉट एयर जब ब्लो करेंगे तो उसकी शेप बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, डोजिंग। डोजिंग मीन्स जो हमारे पास मेल्ट तैयार हुआ हुआ है जिसके अंदर बेस है और उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो वो क्या होगा, हमने वो मिक्स करके उसके अंदर ऐड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में ये हो रहा होगा। थर्ड स्टेप में होती है कूलिंग। ठीक है, जिस तरह हमने कंजीलिंग के लिए रूम टेम्परेचर पे उसको रख देते हैं ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए, तो इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या होता है कि रैपिडली हर चीज़ मूव कर रही होती है, तो हमने कुछ सेकंड्स के लिए उसको कूल एयर प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है कि इस स्टेप में हम सिर्फ एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, कूल्ड एयर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ओपन एंड होता है, ऊपर वाला एंड होता है जहाँ से उसकी फिलिंग की गई होती है, उसको सील करना होता है क्योंकि हम यूनिट डोज बना रहे हैं। सील करने के लिए उसको पहले हीट करते हैं अच्छी तरीके से, वो ऊपर वाले एंड हीट हो रहे होते हैं और फिर एकदम प्रेस हो जाते हैं और वो सील हो जाते हैं। सीलिंग में ही आपने उसकी अपर वाले एंड को कूलिंग भी करनी होती है, और वो कूलिंग किस तरह होती है, जो सेकंड कूलिंग होगी वो वाटर कूलिंग होगी। ठीक है, फर्स्ट कूलिंग में क्या है, एयर यूज़ की गई है और सेकंड में क्या है, वाटर यूज़ किया है, चिल्ड वाटर यूज़ किया गया है। अब ये क्यों, फर्स्ट जो कूलिंग है उसमें अभी सपोजिटरी का ऊपर वाला जो एंड है वो ओपन है। अगर आप वहाँ पे वाटर यूज़ करेंगे तो वाटर अंदर चला जाएगा सपोजिटरी के। ठीक है, तो इसलिए हम वहाँ पे एयर कूलिंग कर रहे हैं। सेकंड में वाटर चिलिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं, चिल्ड वाटर से कूलिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब सपोजिटरी सील हो चुकी है, अब उसके अंदर वाटर एंटर नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ पे सीलिंग की वाटर के साथ। नेक्स्ट इज फिनिशिंग। फिनिशिंग में क्या होगा, हमारे पास हमारे परफोरेशन आ सकती है, नॉचिंग आ सकती है, कटिंग अगर करनी है, आप उसके स्लाइसेस करना चाहते हैं, उसके डिफरेंट यूनिट डोजिंग बनाना चाहते हैं, उसकी डिफरेंट बॉक्सेस करना चाहते हैं या एक ही स्ट्रिप यूज़ करना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू। ये सारे फिनिशिंग के स्टेप्स आ जाते हैं उसमें। नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल। उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि आपने पैकेजिंग उसकी किस तरह से करनी है। फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इट मस्ट बी यूज्ड इन टाइट कंटेनर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ऐसी सपोजिटरी जो कि मटेरियल उसके पास एपीआई ऐसा है जो कि लाइट रेसिस्टेंट है, सॉरी लाइट से उसका अफेक्ट हो सकता है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, ओपैक मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं उसको मेटालिक फॉयल में। सिमिलरली अगर कोई ज़्यादा हीट लेबाइल है कि उसको थोड़ी सी भी अगर हीट ज़्यादा मिल जाए रूम टेम्परेचर से तो वो फ़ौरन मेल्ट हो जाती है, तो हमने क्या करना है, उसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं इसकी पैकेजिंग एंड स्टोरिंग में। स्टेबिलिटी क्या है, केमिकल स्टेबिलिटी इसकी है, मेन चीज़ ये है कि आपने इस टेबल को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है कि इसमें है क्या चीज़। ऑर्डर अगर चेंज होगा तो वो क्यों चेंज होगा, इट मे बी ड्यू टू फंगल कंटामिनेशन। ठीक है, अगर कलर डिस्क में चेंज आ रहा है, डिस्कलरेशन आ रही है, तो वो क्यों आ रही है, द मेन रीज़न इज़ द ऑक्सीडेशन। शेप अगर चेंज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। सरफेस कंडीशन अगर चेंज हो रही है, वाइटनिंग हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, दैट इज़ ड्यू टू फैट क्रिस्टलाइजेशन, फैट ब्लूमिंग हो रही है। ठीक है, तो हम इसको करेक्ट करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, लेसिथिन यूज़ कर रहे हैं। वेट अगर चेंज हो रहा है तो वेट क्यों चेंज हो रहा है, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस आप लोगों ने यूज़ की हैं। वॉलेटाइल सब्सटेंस मींस आपने कोई ऐसी ड्रग यूज़ की है जो कि वॉलेटाइल इन नेचर है, तो क्या हो कि वक्त के साथ साथ वो इवेपोरेट हो जाएगी और आपका जो ओवरऑल वेट है सपोजिटरी का वो कम हो जाएगा। सो ये सारे पैरामीटर्स हमने नोट करने होते हैं और उसके हिसाब से उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है, हमने वो मेंशन करनी होती है। अब एक्सपायरी डेट कैसे मेंशन करेंगे, बियॉन्ड यूज डेटिंग फॉर कंपाउंडेड सपोजिटरी। फॉर एग्जांपल, एक एक्सपायरी डेट है जो कि यहाँ पे मेंशन है, एक्सपायरेशन डेटिंग फॉर मैन्युफैक्चर सपोजिटरी। ये तो जिस तरीके से एफडीए वगैरह अप्रूव करते हैं, एक टाइम देते हैं कि ये मटेरियल अगर कमर्शियली प्रिपेयर किया जाएगा तो उसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी। ठीक है, 1 साल होगी, 2 साल होगी, ये प्री डिटर्मिंड होती है, क्लिनिकल ट्रायल से इसको हम चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई सपोजिटरी ऐसी है जो कि कम्युनिटी
में बनाई गई है, ऑन डिमांड बनाई गई है, तो उसमें एक फार्मासिस्ट अपने पेशेंट को क्या बताएगा कि ये कितने अरसे तक आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन के लिए क्या होता है कि सपोज़ जब यूज़ की बनाई जाती है, कंपाउंड की जाती है, तो उसके पास कम्युनिटी फार्मेसी में एक्चुअल एपीआईज़ नहीं होते। हमारे पास होती हैं सिर्फ ड्रग्स, प्री डिटरमिन्ड ड्रग्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मॉर्फ़िन की टैबलेट्स पड़ी हुई हैं। मॉर्फ़िन की टैबलेट का मतलब ये है कि वो किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर की हुई है, उसके अंदर एक्सिपिएंट्स भी हैं, उसके अंदर एपीआई भी है, ठीक है? अब वो 20 मिलीग्राम की टैबलेट्स हैं और हमने वो यूज़ करनी है सपोज़ली बनाने के लिए, ठीक है? अब फार्मासिस्ट क्या करेगा, उसे क्रश करेगा और एक मेल्टेड बेस में उसको ऐड कर देगा और उसके बाद उसको मिक्स करके पेशेंट को दे देगा सॉलिडिफ़ाई करने के बाद, कंजीलिंग के बाद। अब वो उसकी एक्सपायरी डेट कैसे मेंशन करेगा, वो बेसिकली चेक करेगा व्हाट इज़ द एक्सपायरी डेट फॉर दोज़ टैबलेट्स। मॉर्फिन की टैबलेट्स के लिए एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है? अगर तो उसकी एक्सपायरी डेट फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल रहती है, उस डेट से नेक्स्ट डे 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, वो 25% उसकी एक्सपायरी डेट कैलकुलेट करेगा। 25% 1 साल का कितना बनता है? 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 25% कितने हो गए? 3 मंथ्स, ठीक है? तो 3 मंथ्स इज़ लेस दैन 6 मंथ्स, तो वो क्या कहेगा पेशेंट को कि आप 3 मंथ्स तक इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर तो एक्सपायरी डेट 6 महीने से ज़्यादा बन रही है इस फ़ॉर्मूले के मुताबिक, तो क्या होगा कि आपने ज़्यादा नहीं बतानी, यू हैव टू से 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ से कम बन रही है, तो आप जो उसकी एक्चुअल एक्सपायरी डेट है, जो कम वाली है, आप वो बताएँगे, ठीक है? अ डेट अ बियॉन्ड यूज़ डेट ऑफ 6 मंथ इज़ एप्रोप्रिएट अनलेस एविडेंस इज़ अवेलेबल टू सपोर्ट अदर डेटिंग। अगर तो आप ज़्यादा डेटिंग बता रहे हैं, तो यू मस्ट हैव सॉलिड एविडेंस कि इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है? सो दिस इज़ अबाउट बियॉन्ड यूज़ डेटिंग फॉर कंपाउंडेड सपोज़िटरीज़। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आपके पास एक्सपायरेशन डेट मेंशन नहीं है, कोई ऐसी टैबलेट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ है, सो वी बेसिकली से यूज़ विदिन 14 डेज़। आप 14 डेज़ या 2 हफ्ते के लिए उसको स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। सो दीज़ आर द कंडीशंस फॉर कंपाउंडेड सपोज़िटरी। और जो मैन्युफैक्चर्ड सपोज़िटरीज़ हैं, उनकी एफडीए ने पहले से वहाँ पे मेंशन की हुई होती हैं, क्लिनिकल स्टडी से हमें पता लग चुका होता है। नेक्स्ट इज़ कि पेशेंट को आपने एजुकेट करना है कि किस तरीके से सपोज़िटरी को यूज़ करना है, ठीक है? उसे कहाँ पे रखना है, उसे बाथरूम में नहीं रखना, बल्कि स्टोर इट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, रेफ्रिजरेट किस लेवल तक करना है, और अगर उसके उसमें से कोई ऑर्डर आ रही है या वो मेल्ट हुई हुई है, तो आपने उसको यूज़ नहीं करना, या अगर वो मेल्ट हो गई है, तो उसे वापस सॉलिडिफ़ाई कैसे करना है। तो ये सारी इसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इसी तरीके से रेक्टल सपोज़िटरी की बात आती है कि इसके क्या-क्या यूज़ेज़ हैं, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। हेमोरॉइड्स में यूज़ हो सकता है, एज़ अ कैथार्टिक मीन्स, एज़ अ लैक्सेटिव यूज़ किया जा सकता है इसको। सिमिलरली इनको हम जो ग्लिसरीन का जिस तरह पॉइंट मैंने बताया कि हाइग्रोस्कोपिक मटीरियल है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं फॉर लैक्सेशन पर्पज़। यूरिथ्रल सपोज़िटरीज़ आ रही हैं, हमारे पास वजाइनल इंसर्ट्स आ रहे हैं फॉर फंगल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल या कंसेप्शन के लिए, या एज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है इनको। दीज़ आर द मेडिकेशन स्टिक्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक जिस तरह यहाँ पे लिप बाल्म स्टिक्स मेंशन है, हम इनको चैप स्टिक्स बोलते हैं, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड ड्राइनेस। तो ये जितनी भी स्टिक्स वगैरह हैं, ये भी उसी तरीके से ही बनती हैं जिस तरीके से एक सपोजिटरी को मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 कि सपोजिटरी क्या होती है। यहाँ पे वो वाली बात आ गई कि अगर आप बेस के अंदर एल्जीनिक एसिड को ऐड कर देंगे, तो वी कैन अचीव सस्टेन्ड रिलीज या प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ द ड्रग ओवर सेवरल आवर्स। अगर एल्जीनिक एसिड ऐड करेंगे, तो वी कैन हैव कंट्रोल रिलीज या सस्टेन रिलीज ड्रग हम डोजेज फॉर्म हम बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्लिनिकल कंसिडरेशंस हैं, वो यही हैं कि पेशेंट ने सपोजिटरी को यूज़ कैसे करना है, लुब्रिकेट करना है, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, किस तरीके से करना है, तो ये सारी यहाँ पे कंडीशंस मेंशन है। So this is about this lecture, suppositories, inserts and sticks.